हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग की लॉसेस से परेशान हैं? सारी स्ट्रैटेजी सीखने के बाद, जैसे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मुझे पता है कि आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पर अगर इस वीडियो का आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएंगे। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने स्टॉक की एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करी है जो आज तक किसी भी स्टॉक के एजुकेटर ने नहीं शेयर करी होगी। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी का जो स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारे सामने जो ये स्क्रीनर्स का जो ऑप्शन है, इसमें जो ये क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे। और ट्रेडर्स, हम उसी स्टॉक को पिक करेंगे जिस स्टॉक में 2% का गेन हुआ हो। इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए हम अर्थमेटिक वाले साइन को लगा लेंगे और यहाँ पर हम नंबर में टाइप करेंगे 1.02। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के वॉल्यूम के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे। और हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का 14 पीरियड RSI ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। इस कंडीशन के बेसिस पर आपको स्टॉक कैसे पिक करना है, चलिए ये समझ लेते हैं। इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमें इस कंडीशन को हमारी जो 5 मिनट की जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनती है 9:15 पे, उस फर्स्ट कैंडल के बन जाने के बाद हम 9:21 की जो हमारी 5 मिनट की सेकेंड कैंडल होती है, उस सेकेंड कैंडल पे हमें इस कंडीशन को रन करना है। पर ट्रेडर्स, चार्टिंग के फ्री वर्जन में हमें स्टॉक थोड़े देर में शो होते हैं। अगर सेकेंड कैंडल पे इस कंडीशन को रन करने पर आपको स्टॉक शो ना हो तो आप थोड़ा वेट करके इस कंडीशन को दोबारा से जो है रन करें। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेगमेंट है कैश, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। और ट्रेडर्स, इसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारे जो आज का स्ट्रैटेजी का जो हमारा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। और ट्रेडर्स, जैसा कि आपको पता है कि चार्टिंग के फ्री वर्जन में हम 2 इंडिकेटर से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। बट ट्रेडर्स, आज के इस स्ट्रैटेजी में हम मल्टीपल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। तो मल्टीपल इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है डाई कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर। हमें सिंगल इंडिकेटर में मल्टीपल इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है वो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम अपने RSI इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई कर लेंगे। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी में हम 3 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, जिसमें जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो EMA है, मल्टीपल EMA। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो पिवट पॉइंट है। और हमारा जो थर्ड इंडिकेटर रहेगा वो RSI रहेगा। तो हम अपने मल्टीपल EMA वाले इंडिकेटर का ऑप्शन में चले जाएंगे। इसमें हम अपने इचिमोकू क्लाउड को ऑफ कर देंगे। और ट्रेडर्स, इसमें हम अपने पिवट पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा। और इसमें जो हमारा पिवट पॉइंट, जो हमारा नंबर ऑफ पिवट पॉइंट है ट्रेडर्स, वो 2 रहेगा। और इसमें हम ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट का यूज़ करेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर EMA है, इसमें मैंने 20, 50, 100 और 200 EMA का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है।
और जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो RSI है। तो चलिए ट्रेडर्स, एक एक करके हम सारे इंडिकेटर को डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारा इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो पिवट पॉइंट है। हमारा जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर है ये हमें डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे स्टॉक के चार्ट पर अप्लाई करके देता है। और ट्रेडर्स, हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा R1, R2, R3 है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और इसमें जो हमारा S1, S2, S3 है ये हमारा सपोर्ट लेवल है, और इसमें जो हमारा सेंट्रल लाइन है ये हमारी पिवट लाइन है। और ट्रेडर्स, हमारा जो करंट डे का पिवट पॉइंट है ये हमारे प्रीवियस डे के ट्रेडिंग की कैलकुलेशन के बेसिस पर प्लॉट होता है। और ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे करंट डे का जो पिवट पॉइंट है ये हमारे प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट के ऊपर बना है, जो हमें ये बता रहा है कि मार्केट का जो हमारा सेंटीमेंट है वो बुलिश है। और ट्रेडर्स, हम इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेते हैं। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। EMA एक ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर होता है। ये हमें मार्केट में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे EMAs के ऊपर ट्रेड करती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और उसके अपोजिट जब हमारी कैंडल हमारे EMAs के नीचे ट्रेड करती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। और ट्रेडर्स, हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग एवरेज है, और इसमें हमारा जो 20 पीरियड EMA है ये हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 20 कैंडल का एक एवरेज हमारा हमें 20 पीरियड EMA देता है। पर ट्रेडर्स, हमारा जो EMA इंडिकेटर है वो हमारे करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है। और ट्रेडर्स, एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि EMA का पीरियड जितना छोटा होता है वो EMA उतना फास्ट मूव करता है, और EMA का पीरियड जितना बड़ा होता है वो EMA उतना स्लो मूव करता है। मल्टीपल EMA का यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हमारे EMA में गोल्डन क्रॉसओवर होता है, गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब आप ऐसे समझें कि जब हमारा पहले 200 EMA हो, उसके बाद फिर हमारा 100 EMA हो, उसके बाद हमारा 50 EMA हो, और उसके बाद हमारा जब 20 EMA हो। और जब ट्रेडर्स हमारे EMA में कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न को हम बुलिश सेंटीमेंट समझते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है हमारा वो बुलिश है। और ट्रेडर्स, हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है वो RSI है। RSI एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में ट्रेंड के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में जो हमारा ट्रेंड का मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और ट्रेडर्स, जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तब हमारा RSI 60 और 40 के लेवल के बाहर ट्रेड करता है, और जब मार्केट हमारी साइडवेज होती है तब हमारा RSI इंडिकेटर हमारे 60 और 40 के लेवल के बीच में ट्रेड करता है। और ये हमारा जो एरिया होता है 60 और 40 के लेवल वाला, ये हमारा नो ट्रेडेड जोन होता है, क्योंकि जब हमारा RSI इस लेवल के बीच में होता है तो ये माना जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो वीक है। और ट्रेडर्स, जब हमारा RSI 70 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि जो हमारा मार्केट है वो ओवरबॉट जोन में चला गया है। और उसके अपोजिट जब हमारा RSI 40 के लेवल को ट्रेड करते करते 30 के लेवल तक पहुंच जाता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो RSI इंडिकेटर है वो एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, और इस लेवल से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स, हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये हमें डाइवर्जेंस भी शो करता है। डाइवर्जेंस का मतलब आप ऐसे समझें कि हमारा प्राइस तो अप साइड में जा रहा है, पर हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये डाउन साइड का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि ट्रेडर्स, जब मार्केट में ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो जब वीक हो जाता है तब हमारा RSI इंडिकेटर डाइवर्जेंस क्रिएट करने लगता है। तो चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं कि इन तीनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। ट्रेडर्स, हम अपने चार्ट पर हायर टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ट्रेडर्स, हायर टाइम फ्रेम पर हम RSI इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारा RSI हायर टाइम फ्रेम पर 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे हायर टाइम फ्रेम पर जो हमारा स्टॉक मोमेंटम है वो बुलिश मोमेंटम है। क्योंकि जो हमारा RSI इंडिकेटर है ये हमें प्राइस के साथ साथ मार्केट के डायरेक्शन को भी बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। इस वजह से हम ट्रेडर्स हायर टाइम फ्रेम पर RSI इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस पर हमारा जो RSI इंडिकेटर है वो 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो वॉल्यूम है आज के डे का ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे इस स्टॉक में एक बिग प्लेयर की एंट्री हुई है,
जब किसी स्टॉक में बिग प्लेयर जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की एंट्री होती है और जब वो स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो उनकी एंट्री प्लान करने से उस स्टॉक का वॉल्यूम हाई हो जाता है। और ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस के डे में जो है इस स्टॉक का वॉल्यूम कितना लो था। और ट्रेडर्स आज के डे में आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में जब हमारा ये स्टॉक ओपन होता है तो इसमें जब बिग प्लेयर अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो उनकी एंट्री प्लान करने की वजह से हमारे इस स्टॉक का वॉल्यूम कितना हाई हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें, कभी भी किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हायर टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट का हमारा जो डायरेक्शन है वो बुलिश है या बेरिश है। और ट्रेडर्स आज के टाइम में स्टॉप लॉसेस हिट होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के टाइम में जो हमारे स्टॉक के ट्रेडर हैं वो लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करते हैं और उन्हें हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन पता ही नहीं होता कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश है या बेरिश है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स वो रॉन्ग ट्रेड में अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं और उनके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो आप कभी भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें तो हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें। तो ट्रेडर्स हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ट्रेडर्स मैंने जो चार्टिंग की कंडीशन अप्लाई किया था और जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें ये स्टॉक मिला है, इसमें जो हमारा पहला कंडीशन था वो ये था कि हमारा डेली का क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के, और हमें उसी स्टॉक को पिक करना है जिसमें 2% का गेन हुआ हो और हमारा जो करंट डे का वॉल्यूम है वो हमारे प्रीवियस डे वॉल्यूम से ज़्यादा हो और हमारा डेली का RSI ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्टॉक है जो आज के डे में ओपन हुआ है ये हमारे प्रीवियस डे की जो हमारी क्लोजिंग हुई थी इसके ऊपर ओपन हुआ है। जैसा कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा EMA है वो हमारा EMA सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब पहले 200 फिर 100 फिर 50 फिर 20 EMA है और उसके बाद हमारा जो पिवोट पॉइंट है ट्रेडर्स, जो हमारे करंट डे का पिवोट पॉइंट बना है वो हमारे प्रीवियस डे का जो हमारा पिवोट पॉइंट था उस प्रीवियस डे के पिवोट पॉइंट के ऊपर बना है, जो हमें एक बुलिश सेंटीमेंट शो करता है कि जब हमारा करंट डे का पिवोट पॉइंट हमारे प्रीवियस डे के पिवोट पॉइंट के ऊपर बनता है। हमारी जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है इस वाले कैंडल की क्लोजिंग ये हमारे R1 के ऊपर हुई है, जो हमें ये बताता है कि मार्केट में जो हमारा रेजिस्टेंस R1 है वो ब्रेक हो गया है और हमारा स्टॉक जो है अपसाइड में जा सकता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉक ने कितना अच्छा मूव दिया है हमें। और ट्रेडर्स उसके साथ साथ हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये भी 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से इस स्टॉक में हमारी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंट्री बनती है। और ट्रेडर्स जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस डे की हायर कैंडल थी वो ये वाली थी और जो हमारे प्रीवियस डे में हमारे जिस कैंडल ने लो लगाया था हम उस कैंडल को मार्क कर लेंगे। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज के डे में जब हमारा स्टॉक ओपन हुआ है जिसने हमारे प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया है। और ट्रेडर्स जब हमारी 5 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल हमारे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग देती है तो ये कंसिडर किया जाता है कि उस स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट है। और ट्रेडर्स चलिए ये समझ लेते हैं कि अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाते हैं। आप ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि आप कभी भी इस कंडीशन के बेसिस पर कभी भी अगर आप स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को हमेशा 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे, क्योंकि हमारी 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल होती है ये पोटेंशियल कैंडल होती है। और ट्रेडर्स ये चांस बहुत कम रहता है कि हमारा जो स्टॉक का प्राइस है वो रिवर्सल ले और हमारे 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो को हिट करे। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक पुल बैक लेता है पर हमारे 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता और उसके बाद हमारा जो स्टॉक है वो अपसाइड में चला जाता है। और ट्रेडर्स आप कभी भी किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें तो उसमें आप अपना टारगेट एटलीस्ट 3% रखें। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड स्टॉक था वो मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड था। हम इस स्टॉक को अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्टॉक में जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी है
ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। हमारी 5 मिनट की इस फर्स्ट कैंडल ने ट्रेडर्स गैप अप ओपनिंग दी है, जिस वजह से और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें, हमें उस स्टॉक को अवॉइड करना है हमारा जो स्टॉक गैप अप ओपनिंग देता है, क्योंकि जब हमारा कोई स्टॉक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारा जो एक गैप वाला एरिया होता है ये नो ट्रेडेड जोन होता है, जिसमें ये माना जाता है कि हमारे इस स्टॉक की इस एरिया में ट्रेडिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारा ये एरिया एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और ट्रेडर्स हमारा जो इम्बैलेंस वाला टॉपिक है ये एक एडवांस टॉपिक है। मैं आने वाले टाइम में आपको इम्बैलेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ट्रेडर्स इस वजह से हम उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे हमारा जो स्टॉक गैप अप ओपनिंग होगा। और ट्रेडर्स हमारा जो स्टॉक गैप अप ओपनिंग देता है तो इसमें ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि हमारा वो स्टॉक जो है रिवर्सल लेगा और इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से हम उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे जो गैप अप ओपनिंग देता है। ट्रेडर्स हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। हम इस स्टॉक को अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर लगा लेंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हमारे जो करंट डे का पिवोट बना है ये हमारे प्रीवियस डे के जो हमारा पिवोट है उसके ऊपर बना है, जो हमें एक बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है। पर ट्रेडर्स उसके साथ साथ आप देखें कि हमारे जो EMA है इस कैंडल पे हमारे EMA में जो है गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो RSI है वो 60 के लेवल के ऊपर है। पर ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें, मैं आपको एक एडवांस टॉपिक सिखा देता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिवोट पॉइंट पे ओपन होने के बाद जब हमारा कैंडल हमारे R1 को ब्रेक करता है, हमारे R1 के ऊपर किस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, हमारे इस कैंडल ने R1 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ट्रेडर्स हम इस 5 मिनट की बिग कैंडल के बनने के बाद भी इस स्टॉक में एंट्री प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ट्रेडर्स, चलिए ये समझ लेते हैं कि जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो 5 मिनट की ये कैंडल बनी है इसने तो R1 के ऊपर क्लोजिंग दी है, पर इसके बाद जितनी भी कैंडल बनी है ये हमारी इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल का मतलब आप ऐसे समझें कि हमारी इसके बाद हमारी इस बिग कैंडल के बाद हमारी यहाँ इस लेवल तक जितनी भी कैंडल बनी है, इस कैंडल तक हमारी जितनी भी कैंडल बनी है ये सारी कैंडल हमारे इसी 5 मिनट के कैंडल के अंदर बनी है। आप देखें क्या इस कैंडल क्या ट्रेडर्स आप ये देखें क्या हमारे इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ। और इसके बाद जितनी भी कैंडल बनी है सब हमारी इस 5 मिनट के कैंडल के अंदर बनी है। तो ट्रेडर्स इसी वजह से हम इस स्टॉक में अभी अपनी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। हम अपने इस स्टॉक में एंट्री प्लान तब करेंगे जब हमारा कोई कैंडल हमारे इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करे। क्लोजिंग दे ना दे इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे 5 मिनट की इस फर्स्ट कैंडल के सिर्फ हमारे 5 मिनट की इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए जिस कैंडल ने हमारे R1 को ब्रेक किया है। क्योंकि ट्रेडर्स जब हमारे इस कैंडल के हाई ब्रेक हो जाता है तभी हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा स्टॉक में जो मोमेंटम है वो बुलिश है। और ट्रेडर्स देखें बिग कैंडल बनने के बाद भी हमारा क्या स्टॉक अपसाइड में गया, नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारा जो ट्रैप था इस ट्रैप में हमारे रिटेल ट्रेडर्स फंस गए। वो कैसे फंसे कि इन्होंने बिग कैंडल पर देख के अपनी एंट्री प्लान करी, उसके बाद हमारा स्टॉक रिवर्सल लेता है और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करे होंगे और इन्होंने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा इस कैंडल के लो के नीचे, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमारे जब इस कैंडल ने हमारे इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया उसके बाद ही ट्रेडर्स आप देखिए हमारा स्टॉक जो है अपसाइड में गया है। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने चार्ट पर एक नहीं 1000 इंडिकेटर लगा लें, पर जब तक आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं रहेगी हमारा कोई भी इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा। आप सिर्फ गधे की तरह स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को हिट करेंगे। स्टॉक मार्केट का सारा गेम जो होता है ट्रेडर्स वो साइकोलॉजी का होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तब आप चाहे जितने भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर लें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करेंगे। आप खुद ही देखें कि इस कैंडल पर देखने के बाद कितने रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करे होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये जितनी भी कैंडल बनी है वो सारी इनसाइड कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर की कैंडल है। आप देखें क्या किसी कैंडल ने इस कैंडल का हाई और लो को ब्रेक किया, नहीं किया है। हमारे किस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया। जब हमारी इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया उसके बाद ही हमारे स्टॉक में एंट्री बनती है। तो ट्रेडर्स ये सारी साइकोलॉजी है जो आपको कोई भी स्टॉक के एजुकेटर नहीं सिखाएंगे।
ये सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और ट्रेडर्स, इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं कि जिस कंडीशन की बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया है, इस कंडीशन को कैसे आपको अपने चार्ट पर अप्लाई करना है और इस कंडीशन के बेसिस पर आपको कैसे स्टॉक को पिक करना है। ट्रेडर्स, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैंने इस कंडीशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रखा है। आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको इस कंडीशन को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप चार्टिंग की वेबसाइट में चले जाएंगे और चार्टिंग की वेबसाइट में जाने के बाद हमारा जो ये मैजिक फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इस कंडीशन को आप पेस्ट कर देंगे और कंडीशन को पेस्ट करने के बाद आप जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। हमें सिर्फ ये सेगमेंट को कैश से चेंज करके निफ्टी 500 पर करना है। उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करके स्टॉक को पिक कर सकते हैं। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सिंपल तरह से स्टॉक में एंट्री एग्जिट प्लान करने की आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है ट्रेडर्स। पर ट्रेडर्स, एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें। उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। और ट्रेडर्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो इस एंड स्क्रीन में शो हो रहे वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया है। तो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।